अरमान, मुझे डर लग रहा है। प्लीज आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर नशे में धुत अरमान की गिरफ्त उसकी कमर पर मजीद सख्त हो गई। वो उसे अपने करीब करता चला गया। कहने लगा, डार्लिंग, बाहर मौसम देखो कितना अच्छा है। ऐसे मौसम में तो कोई चाहकर भी अपनी मनचाही बीवी से दूर नहीं रह सकता। और मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ लम्हात गुजारना चाहता हूँ, मोहब्बत के लम्हात। तुम्हें वक्त किस लिए चाहिए? हमारी अरेंज मैरिज थोड़ी है, हमारी तो लव मैरिज है। ये हमारी मोहब्बत का सबूत है कि हम दोनों ने आज सबसे छुप कर भागकर शादी कर ली। ये अल्फाज जरनिश को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर चुके थे। कमरा फूलों से सजा हुआ था। आज उसकी पहली शादी की रात थी। मगर वो झिझकते हुए कहने लगी, वो सब तो ठीक है अरमान, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब आपके घर वाले मुझे अपना लें, हम तभी अपनी जिंदगी का आगाज करें। उसकी बातों पर वो भवें उचकाकर रह गया। कहने लगा कि उफ़, कितनी बातें करती हो तुम। आज मैं तुम्हारे सारे डर खत्म कर दूंगा। बस चंद लम्हों की बात है और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। ये कहता हुआ वो उसे बाहों में भरकर बेड की तरफ लाने लगा। जर्निश कुछ कहना चाहती थी मगर अगले ही पल वो उस पर झुकता चला गया। अपनी मोहब्बत उस पर निछावर करने लगा, उसकी धड़कनों को समेटने लगा। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे कि तभी ना जाने क्या याद आने पर अरमान फौरन उससे दूर हुआ था और झट से अलमारी खोली थी। ये देखकर जरनिश कहने लगी कि क्या हुआ है? तभी उसने एक पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया था कि डार्लिंग, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जरनिश मुस्कुराई। जैसे ही उसने वो गिफ्ट खोला तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो चुका था, क्योंकि उस गिफ्ट में तो, ए लड़की, अभी तक तुमने 2 बर्तन नहीं धोए। पता भी है आज शाम को घर में दावत है, अभी खाना भी बनाना है। अगर ये बर्तन ही मांजती रहोगी तो बाकी का काम कब होगा? एक तो जून जुलाई की गर्मी, ऊपर से वो सुबह से किचन में गुजल हो रही थी। दुपट्टा उतार के उसने एक जानिब चेयर पर रखा हुआ था और स्टोर रूम से निकाल कर लाइट डिनर सेट पर लगी गर्द को धोए जा रही थी, जब भाभी ने आकर एक और हुक्म सादिर किया। वो एक गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि भाभी, अब कर तो रही हूँ, 2 ही हाथ है मेरे, और कितनी तेजी दिखाऊं? आप अपने मैके से अपनी बहनों को क्यों नहीं बुलवा लेती? खुद बस अपने बच्चे को पकड़ के बैठी हैं। भाई आपका बाहर से पढ़ाई मुकम्मल करके आ रहा है और शामत यहाँ मेरी आई हुई है। कल पेपर है मेरा, मैंने असाइनमेंट भी जमा करवानी है, और आप मुझसे सारे काम करवाए जा रही हैं। वो मुंह बनाकर ये कह चुकी थी मगर उसकी भाभी का तो पारा ही हाई हो गया। कहने लगी कि जबान चलाती हो मेरे साथ, हद में रहो अपनी, समझ में आई ना? तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे कोई आसमान से नहीं उतरते। तुम्हारा भाई दिन रात कमा कर लाता है और तुम्हारी यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे कर रहे हैं। एक तो तुम्हें मैंने इस घर में रखा हुआ है, ऊपर से बातें सुनाती हो। आने दो तुम्हारे भाई को, करती हूँ मैं आज चलता तुम्हें। किसी बुड्ढे खूसट से शादी हो गई ना, सारी जिंदगी बैठ कर रोना फिर। वो उसे बातें सुनाकर जा चुकी थी और जरनिश बस मुंह बसोरती रह गई। जैसे तैसे किचन का काम निपटाने के बाद वो फिर खाना बनाने भी लग चुकी थी। जब से उसकी माँ का इंतकाल हुआ था, उसकी भाभी का रवैया बहुत बुरा हो चुका था और भाई तो बस भाभी का ही गुलाम बनकर रह चुका था। सारा जो कहती वही सच होता। जर्निश अगर अपने भाई को कुछ कहती तो वो मानता ही नहीं था। बस वो तो अब इसी इंतजार में थी कि कब उसे उसका हमसफर मिले और वो इस अजियत भरे घर से अपनी जान छुड़वाकर यहाँ से चली जाए। आखिर को भाभी को भी शायद उस पर रहम आ गया था, इसलिए किचन में आकर उसकी कुछ मदद करवाने लगी। अभी वो बामुश्किल सारे कामों से फारिग होकर सलाद की प्लेटें तैयार करने के बाद बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। सारा तो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। कहने लगी कि वो मेरा भाई और मेरे अम्मी अब्बा आ गए। एक नजर जरनिश ने अपनी हालत देखी। बाल बिखरे चिड़िया के घोंसले जैसे, कपड़े पूरे पसीने से भरे हुए थे। बारीक लॉन का फ्रॉक था, पसीने में भीगने की वजह से तो उसके वजूद का एक एक अंग नजर आ रहा था। जल्दी से वो भागकर रूम में गई थी और शावर के नीचे खड़ी हो गई। मुनासिब से कपड़े पहनकर दुपट्टे को सलीके से उसने अपने गिर्द लपेटा था।
ये पहली बार था जब वो अपनी भाभी के भाई से मिलने वाली थी। अभी वो बाहर आकर सबसे सलाम दुआ कर ही रही थी, जब भाभी के भाई पर उसकी नजर पड़ी। पहली नजर में जर्निश को वो अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि शक्ल से ही वो इंतहाई ठरकी और दो नंबर इंसान लग रहा था। मगर जर्निश को देखकर तो जैसे जव्वाद का मुंह खुला का खुला रह चुका था। जर्निश के चेहरे से तो उसकी नजर ही नहीं हट रही थी। उसके भीगे बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। फिर उसकी अनारी लबों को देखकर वो तो झुरझुरी लेकर रह गया। पूरे वजूद में सनसनी की लहर दौड़ने लगी। जर्निश किचन में इंतजामात देखने के लिए गई। जब सबको बातों में मसरूफ देखकर जव्वाद चलता हुआ किचन में ही आ गया। अपने पीछे किसी को खड़ा देखकर जर्निश घबराकर पीछे पलटी, तो जव्वाद खड़ा था। मुस्कुराकर कहने लगा कि हेलो जर्निश, कैसी हैं आप? वो घबराकर कहने लगी कि जी ठीक हूँ मैं। आप सुने, आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? आप बैठे हैं, भाई आपको कुछ चाहिए था क्या? लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, मैं तो बस आपसे बात करने के लिए आया था, बल्कि मैं आपकी तारीफ करने आया था। मैंने बहुत हुस्न देखा है, मगर आप जैसा हुस्न मैंने पूरे यूरोप में नहीं देखा। जर्मनी में मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सी हसीन लड़कियां थीं, मगर कसम से जो मज़ा और स्वाद अपनी मशरिकी लड़कियों में है ना, वो कहीं नहीं। जर्निश के माथे पर बल पड़े थे, चेहरा सुर्ख होने लगा। वो किस अंदाज में बात कर रहा था। वो माथे पर बल डालकर कहने लगी कि देखिए, ये आपका मगरिबी कल्चर नहीं है जहाँ पर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। जाए यहाँ से, मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मगर वो इंतहाई दिल फेंक किस्म का लड़का था। कई लड़कियों के साथ दूसरे मुल्क में भी उसके ताल्लुकात रह चुके थे। पढ़ाई पर उसने कम ही ध्यान दिया था। रातें उसकी क्लब में गुजरी थी। आए रोज एक नई लड़की के साथ उसकी रातें रंगीन हो रही होती। वो तो क्लब में भी लड़कियों को छेड़ने से बाज नहीं आता था। और अगर कोई लड़की मान गई तो वहीं क्लब में ही सबके सामने उसके साथ वो सब कुछ कर लेता था जो उसका दिल चाहता। चंद रोज बाद ही वो दोबारा सारा के घर आ चुका था। बज़ाहिर तो वो तोहफे वगैरह लेकर अपनी बहन के पास आया था, मगर उसकी नजरें जर्निश पर ही थी। जर्निश पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर रही थी, मगर वो था कि बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। कभी उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी उसकी कमर पर अपनी उंगली फेर देता। वो किसी तरह इस लड़की को हासिल करना चाहता था, मगर जर्निश अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुकी थी। दरअसल यूनिवर्सिटी में एक लड़का था जिसका नाम अरमान था। जर्निश और अरमान दोनों ही एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बना चुके थे। अगले रोज जब जर्निश यूनिवर्सिटी गई तो अरमान उसी का इंतजार कर रहा था। अपने दोस्तों को छोड़कर वो जर्निश के पास चला आया। उसके सामने बैठते हुए कहने लगा कि क्या हुआ है स्वीट हार्ट, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या भाभी ने फिर से तुम्हें कुछ कह दिया? ये सब वो मुस्कुरा कर बोला था। जर्निश से एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक रखती थी, जहाँ पर जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। खाने पीने की और पैसे की कोई कमी तो ना थी। मगर अरमान एक एलीट क्लास बिजनेसमैन का बेटा था, इस वजह से काफी अमीर था। एक वक्त था जब जर्निश ने ये ख्वाहिश की थी कि अरमान उसका हो जाए, उसकी उससे दोस्ती हो जाए। यूनिवर्सिटी में 2 साल गुजारने के बाद धीरे धीरे अरमान की दोस्ती खुद ही जर्निश के साथ हो चुकी थी। जर्निश थोड़ी परेशान सी हो गई और भाभी के भाई के बारे में बताने लगी। वो इसलिए भी बता रही थी ताकि उसे देख सके कि किसी और लड़के का नाम सुनकर अरमान पर क्या बीतती है। ये सुनकर तो अरमान का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। कहने लगा कि हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? मैं तो इसका सांस खींच लूंगा अगर किसी ने मेरी जर्निश को बुरी नजर से भी देखा तो। ये सुनकर जर्निश की आंखें फैली थी। वो उसके अल्फाज दोहराकर कहने लगी कि मेरी जर्निश। वो कहने लगा कि हाँ, मेरी जर्निश, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, समझी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगा हूँ? पिछले 1 साल से मेरी और तुम्हारी दोस्ती है। बाकी लड़कियों के साथ भी मेरा चलो उठना बैठना है, लेकिन वो मेरी सिर्फ क्लास फेलोज हैं। मैं उनसे सिर्फ काम की हद तक बात रखता हूँ। मगर जो दोस्ती और जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ है, वो किसी और के साथ भूल कर भी नहीं हो सकता। मैं मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे, पागल लड़की। जर्निश तो शायद यही सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आए थे और लबों पर मुस्कुराहट।
दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी की पिछली जानिब मौजूद थे, जहां पर बहुत कम ही स्टूडेंट आया जाया करते थे। अगले ही पल वो रोते हुए अरमान के सीने से लग चुकी थी। कहने लगी कि अरमान, आई लव यू। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अरमान तो शायद यही सुनना चाहता था। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट आई थी और वो उसे अपने सीने से लगा गया। वो कहने लगा कि बस तुम अब जल्द अज जल्द अपने घर में अपने भाई भाभी से बात करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता, ना ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे अलावा कोई तुम्हारे करीब भी आए। ये सुनकर जर्निश मुस्कुरा चुकी थी। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि इतना अमीर लड़का उससे शादी के लिए कह सकता है। वो खुशी से मुस्कुराई थी, लेकिन फिर अरमान का हाथ पकड़कर कहने लगी कि अरमान, क्या आपके घर वाले मान जाएंगे? मेरा मतलब है कि आपके मॉम डैड, उनकी तो ख्वाहिश होगी ना कि जिस तरह आप इतने अमीर हो, बिजनेसमैन हो, ठीक वैसे वो आपकी शादी भी एक हाई क्लास घर में करें। मैं तो एक आम से घर की आम सी लड़की हूँ, यतीम हूँ, और मेरे भाई भाभी का रवैया भी मेरे साथ ठीक नहीं रहता। पता नहीं आपके घर वाले मुझे कबूल करेंगे भी कि नहीं। ये सुनकर अरमान कहने लगा कि तुम्हें इस सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा मसला है। तुम पहले अपनी भाभी को मेरे बारे में बताओ, ताकि मैं रिश्ता लेकर आ सकूं। उस शाम जब जर्निश घर गई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी, क्योंकि सामने भाभी के माँ बाप और वो लड़का जव्वाद दोबारा से आकर बैठे थे। मिठाई की टोकरी भी खुली हुई थी। सारा ने शायद पहली बार ही मुस्कुराकर जर्निश को देखा था और फिर उसे पकड़कर सोफे पर बिठा के कहने लगी कि जर्निश, मेरे मामा बाबा तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, मेरे भाई जव्वाद के लिए, और हमने तुम्हारा रिश्ता खैर से पक्का भी कर दिया। ये सुनकर तो उस पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसके चेहरे की रंगत बिगड़ चुकी थी। सारा उसके मुंह में गुलाब जामुन डालने लगी, मगर वो उनका हाथ झड़क चुकी थी। गुस्से से मिठाई का टोकरा पलटकर कहने लगी कि किसकी इजाजत से आप लोगों ने रिश्ता तय किया है? क्या आप लोगों ने मुझसे पूछा? ये मेरी लाइफ है, आप इसे बर्बाद नहीं कर सकते। तभी ये बदतमीजी देखकर जर्निश का भाई इफ्तिकार खड़ा हो चुका था। एक जोरदार थप्पड़ सबके सामने जर्निश को मारकर कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेहमानों के सामने जुबान लड़ाओगी? तुम कौन होती हो ये सब कुछ कहने वाली? ये थप्पड़ खाकर वो रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी और खुद को लॉक कर चुकी थी। अरमान के अलावा किसी और का तो वो ख्याल भी नहीं कर सकती थी। जवाद को देखकर उसे घिन आती थी। वो अच्छा लड़का बिल्कुल भी नहीं था। रोते हुए उसने अरमान को कॉल की थी और सारी हकीकत बताई। अरमान भी गुस्से से सुर्ख होने लगा। कहने लगा कि नहीं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बस आज रात में तुम्हारे घर के बाहर आऊंगा और तुम मेरे साथ चल रही हो। हम दोनों भागकर शादी करेंगे। ये सुनकर जर्निश का सांस एक पल को रुका था। कहने लगी कि नहीं, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। मेरे भाई की इज्जत का सवाल है। मेरे मरहूम बाबा, उन्होंने तो सारी उम्र इज्जत ही कमाई है। अगर मैंने भागकर शादी की तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। ये सुनकर कुछ देर के लिए अरमान खामोश हो गया, फिर कहने लगा कि अच्छा, ठीक है, फिर तुम अपनी भाभी के भाई से शादी कर लो। सारी जिंदगी फिर तुम अपनी भाभी के जूते सीधे करना। जरा खुद तो सोचो तुम। तुम्हारी भाभी सारा, जिसने कभी तुम्हें अपने सामने कोई अहमियत नहीं दी, हमेशा तुम्हें नौकरानी बनाकर अपने घर में रखा, वो तुम्हें अपने घर की मालकिन क्यों बनाएंगी? कोई भी बहन अपने भाई का बुरा नहीं चाहती। जिससे वो नफरत करती हो, वो उस लड़की को कभी भी अपने भाई की बीवी बनाने का सोचती भी नहीं। इसके पीछे भी यकीनन उनकी चाल है। और वैसे भी मैं अपने दोस्त से बात करके ही मालूमात निकलवा रहा था। ये पहले से ही ग्रीन कार्ड के चक्कर में जर्मनी में एक गोरी लड़की से शादी कर चुका है, मगर इसकी कोई औलाद नहीं। शायद वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए शादी करना चाहता है। जैसे ही औलाद पैदा हुई तो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अरमान एक ही सांस में उसे सब कुछ बताता जा रहा था और जर्निश का दिमाग घूम चुका था। अरमान उस पर अच्छा खासा प्रेशर डाल चुका था। कहने लगा कि अब ये तुम पर डिपेंड करता है। तुमने सारी जिंदगी सारा नामी औरत की भाभी बनकर रहना है, या फिर अरमान मलिक के घर आकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है।
जर्निश रोते हुए कहने लगी, मुझे बस आपके साथ रहना है। चाहे आप मुझे झोपड़ी में रखें, मैं एक कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। बस आप रात को जल्द आ जाना। ये सुनकर अरमान के चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। वो मुस्कुराकर एक सिगरेट अपने लबों से लगा गया, जैसे अपने मकसद में बहुत जल्द कामयाब होने वाला हो। उसी रात रात के तकरीबन पौने 9 बजे का वक्त था जब अरमान उसके घर के नीचे आ चुका था और कहने लगा कि बस चुपचाप घर के बाहर आ जाओ। घर के सारे मकीन गहरी नींद में सो रहे थे। किसी ने भी जर्निश से बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। अपने कमरे से बाहर निकली, एक नजर दीवार पर लॉन्ज में लगे अपने माँ बाप की तस्वीर को देखा। आंसू उसकी आंखों से निकल रहे थे, मगर वो इन सबको एक तरफ रखकर घर के बाहर कदम उठा रही थी। बार बार उसका दिल उससे कह रहा था कि ऐसा मत करो, पछताओगी। उसका ज़मीर उसे बार बार झंझोड़ रहा था, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपने घर के बाहर कदम निकाल चुकी थी। एक आखिरी नजर उसने घर पर डाली और फिर अरमान के साथ उसकी कार में बैठकर वो रोने लगी। अरमान बड़ी तेजी से गाड़ी को चला चुका था। चंद मिनटों में ही वो इस घर को बहुत दूर पीछे छोड़कर आ चुके थे। वो मुसलसल रोए जा रही थी जब एक जानिब से सुनसान रास्ता शुरू हुआ था। अरमान ने गाड़ी रोकी और उसे अपने सीने से लगाया। कहने लगा कि रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक मुश्किल जिंदगी से निकलकर अपनी मोहब्बत के साथ आगे की जिंदगी गुजारने वाली हो। छोड़ो पुरानी बातों को और हर परेशानी को। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मोहब्बत और हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी खुशियों से भर देंगे। कल सुबह होते ही मैं तुमसे निकाह कर लूंगा और हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अरमान की ये बातें सुनकर वो भी मुस्कुरा चुकी थी और अपने आने वाले वक्त का सोचने लगी। अरमान की नजरें बार बार उसके वजूद पर उठी थी। यूनिवर्सिटी में वो जब उसे देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। वो एक भरपूर फिगर की मालिक लड़की थी। वो दुबली पतली तो बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही वो ज्यादा मोटी थी, बस दरमियानी जिसामत की मालिक थी। अगर वो मुस्कुराती तो उसकी गालें बिल्कुल अनार जैसी लाल हो जाती, लब बिल्कुल सुर्ख अनारी थे। और फिर जब अरमान की नजरें उसकी गर्दन से नीचे होते हुए उसकी धड़कनों पर जाती, तो वो वहीं पर जैसे सरशार सा होकर रह जाता। बार बार उसके हाथों में खुजली सी होने लगती कि बस किसी तरह वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर जर्निश की इन धड़कनों को छू कर देखे। कई बार जर्निश ने भी अरमान की नजरें अपनी धड़कनों पर महसूस की थी, मगर वो शर्म के मारे मुस्कुरा जाती। कभी अरमान ने अपनी हुदूद पार करने की कोशिश नहीं की थी। अभी भी वो उसे अपने साथ लगाए ड्राइव कर रहा था और अपना हाथ उसकी कमर पर फेर रहा था, कंधों से कमर और कमर से फिर आगे। यूं ही हाथ फेरने से जर्निश को इतना सुकून आया कि वो उसकी बाहों में ही सो चुकी थी। उसके बाजू को पकड़े गहरे गहरे सांस लेती वो सो चुकी थी। जब अरमान ने एक नजर उसे देखा, उसकी चादर ढहकर नीचे जा चुकी थी। बालों को तो वैसे उसने जूड़ों में बांधा हुआ था। उसकी सफेद गर्दन और फिर खुला गला। उसने जो कपड़े पहन रखे थे, उसका गला काफी डीप था, इसलिए जब अरमान की नजरें उसके चेहरे से होते हुए डीप गले की जानिब गईं, तो उसका वजूद झटका खा चुका था। अपना हाथ जो उसने जर्निश की कमर पर रखा हुआ था, धीरे धीरे वो आगे बढ़ाने लगा। मगर इससे पहले कि वो उसे छूता, सड़क पर पड़े हुए पत्थर को अरमान देख ना सका। अचानक वो पत्थर टायर से लगा और फौरन अरमान ने ब्रेक लगाई। अच्छा खासा वो बदमजा हो चुका था, क्योंकि अचानक ब्रेक लगने से जर्निश की आंख खुल चुकी थी और वो हड़बड़ा कर देखने लगी। ये क्या हुआ है? हमारा एक्सीडेंट हो गया? तो अरमान अपने मुंह में आए पानी को हलक में निगल कर कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस पता नहीं किस उल्लू के कान ने रास्ते में पत्थर रख दिया था, तो बस वही गाड़ी से लगा है। कुछ देर बाद ही वो उन खूबसूरत नज़ारों से होते हुए पहाड़ों के बीच मौजूद तन तनहा एक फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। ये देखकर जनिश की आंखें फटी की फटी रह गई थी। 5 कनाल पर मोहित इस फार्म हाउस को देखकर जर्निश हैरान हुई थी, मगर फिर कहने लगी कि आप मुझे फार्म हाउस लेकर क्यों आए हैं? आप तो मुझे अपने घर लेकर जाना चाहिए था ना।
ये सुनकर अरमान के चेहरे के तासुरात बदले। फिर कहने लगा कि यार, अब तुम खुद सोचो, हम दोनों ने भागकर शादी करनी है, ठीक है ना? तुमने अपने घर वालों को मनाया है और ना मैंने अपने घर वालों को बताया है कि मैं रातों रात एक लड़की को भगा कर ला रहा हूँ। जिस तरह तुम्हारे भाई भाभी को मानने में वक्त लगना था, ठीक वैसे ही मेरे घर वालों को भी मानने में वक्त लगना था। अब मैं तुम्हें बाकी लड़कों की तरह छोड़ तो नहीं सकता था। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरी जान, जब तक मैं अपने घर वालों को हकीकत बता नहीं देता, हम दोनों का निकाह नहीं हो जाता, तब तक तुम यहीं मेरे इस फार्म हाउस में रहोगी। ये सुनकर जर्निश थोड़ी परेशान सी हुई थी, मगर वो फौरन से अपने करीब करके उसके चेहरे पर अपना लम्स छोड़ने लगा। उसे घबराया हुआ देखकर कहने लगा कि परेशान क्यों हो रही हो यार, फिक्र मत करो। बस निकाह के 2-3 दिन बाद ही मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। हमारा निकाह हो गया ना, तो किसी की जुर्रत नहीं होगी कि तुम्हें मुझसे दूर करे। उसे ये कहते हुए वो अपने साथ लगा गया था। कुछ देर बाद ही वो उसके फार्म हाउस पर पहुंच चुकी थी और वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। पहली बार वो इतने बड़े फार्म हाउस को देख रही थी। आसपास पहाड़ और दरख्त थे। दोनों जैसे ही अंदर आए तो अरमान उसे अपने कमरे में लेकर जाने लगा, मगर वो अपना हाथ छुड़वा चुकी थी। कहने लगी कि बिल्कुल नहीं, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता मैं आपके साथ आने वाली नहीं। उसकी ये बात सुनकर अरमान बुरा सा मुंह बना चुका था, लेकिन फिर मुस्कुराकर उसे एक कमरे का लॉक खोलकर देने लगा। जर्निश घबरा चुकी थी और अरमान उसे फ्लाइंग किस करता दूसरे कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और एसी ऑन था। कमरा ठंडा हो चुका था। एक पल को उसे अपने भाई भाभी की याद आई थी, लेकिन फिर जो कुछ ज्यादतियां वो उसके साथ करते आए थे, ये सोचकर ही वो फौरन उनका ध्यान अपने जहन से झटकती हुई अपने आंखें मूंद गई थी। वो गहरी नींद में ही सो रही थी जब जर्निश को यूं लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब मौजूद है। उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस हो रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अपने चेहरे के बेहद करीब अरमान का चेहरा देखकर वो हड़बड़ा चुकी थी। कहने लगी कि अरमान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दूर हटें। मगर वो अगले पल उसकी गाल पर अपने लब रख गया। कहने लगा कि कितना सोती हो तुम। पिछले आधे घंटे से मैं यूं ही तुम्हें देखे जा रहा हूँ। कितनी क्यूट हो तुम। जी चाहता है कि बस अपनी बाहों में भर लूं और तुम्हें अपने साथ लगाकर महसूस करता रहूं। ये कहकर वो उसके लबों पर अपनी उंगली फेर गया। जर्निश फौरन से उठकर बैठ चुकी थी। शर्म से सुर्ख होते हुए कहने लगी कि कुछ ज्यादा ही रोमांस सूझ रहा है आपको। वो कहने लगा कि हाँ, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मौलवी साहब आते ही होंगे। आज तो हमारा निकाह है ना, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये ना हो कि मैं निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ। ये कहकर वो बात अधूरी छोड़ चुका था और जर्निश तकिया उठाकर उसकी तरफ पटक चुकी थी। कहने लगी, चुप कर जा, जाओ गंदे इंसान, वरना अपने करीब भी नहीं आने दूंगी। वो बालों को जूड़ा बनाती वॉशरूम में जा चुकी थी। अरमान उसके लिए खूबसूरत सी सफेद रंग की मैक्सी ला चुका था, जिसे पहनने के बाद वो तैयार हो गई। हल्का फुल्का मेकअप किया, सुर्ख लिपस्टिक लगाई, अपने बालों को खोलकर कंधे पर डाला और शिफॉन के दुपट्टे को सर पर ठीक किया। वो इस वक्त सादगी में ही सही मगर बेहद हसीन लग रही थी। एक गहरी सांस खारिज करके रह गई कि काश इस खुशी के मौके पर उसके घर वाले भी मौजूद होते। कुछ देर बाद ही वो बाहर सोफे पर बैठी थी और अरमान उसके बगल में बैठा था। निकाह ख्वाह उससे इजाब कबूल करवा रहा था और वो जो झिझकते हुए एक गहरी सांस खारिज करके खुद को अरमान के निकाह में दे चुकी थी। अरमान खुशी से फूले नहीं समा रहा था। निकाह नामे पर वो भी साइन कर चुका था और फिर सभी अरमान से बगलगीर होने लगे, मुबारकबाद देने लगे। सब वहां से जा चुके थे। अब इस पूरे फार्म हाउस में सिवाय अरमान और जनिश के और कोई भी नहीं था। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गई और उठकर कमरे में जा चुकी थी। आने वाले लम्हात का सोचकर उसे अपने मन में गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। वो मुस्कुराकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो बेड पर उसे एक पैकेट पड़ा हुआ दिखाई दिया। जर्निश देखने लगी, उस पैकेट पर उसी का नाम लिखा हुआ था। यकीनन ये अरमान ने ही यहाँ पर रखा होगा। मुस्कुराते हुए उसने उस पैकेट को खोला। अंदर से जो चीज निकली देखकर तो जर्निश का चेहरा सुर्ख हो चुका था।
अंदर से इंतहाई बेबाक सी नाइटी निकली थी, जो बिल्कुल जालीदार थी और इतनी छोटी थी कि घुटनों से बामुश्किल ऊपर तक आती थी। नीचे पहनने के लिए और कुछ भी मौजूद नहीं था। अगर वो उसे यूं पहनती तो उसका पूरा वजूद तो उसमें से वैसे ही दिखाई देना था। अभी वो इस नाइटी को देखकर शर्मा ही रही थी जब अरमान कमरे में दाखिल हुआ। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पीछे आकर उसे अपनी बाहों में भर चुका था। अपने पेट पर अरमान के हाथ महसूस करके जर्निश तो कांप कर रह गई थी। शर्मा कर उसने नाइटी को बेड पर रखा, कहने लगी कि अरमान ये क्या है। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, ये वही है, तुम्हारा एक खूबसूरत सा गिफ्ट। जाओ शाबाश, आज की रात मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। मगर इससे पहले तुम घूंघट गिराकर बैठो तो सही, मैंने तो तुम्हारी मुंह दिखाई वाली रस्म भी करनी है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि अच्छा, वो तो मैं बैठ जाऊंगी, लेकिन पहले आप कमरे से बाहर तो जाएं। एक तो आप बगैर नॉक किए ही अंदर चले आए हैं, मुझे ठीक से बैठने भी नहीं दिया। अरमान हंस पड़ा था, कहने लगा कि अच्छा मेरी जान, मैं जाता हूँ। वो दोबारा कमरे से बाहर जा चुका था और वो जल्दी से बेड पर खुद को ठीक करके घूंघट गिराकर बैठ चुकी थी। अरमान गला खंकार कर कहने लगा कि मिसेस अरमान मलिक, क्या मैं आपके कमरे में आ जाऊं? तो वो इंतहाई दिल फरेब लहजे में बोली थी, जी जी जाने जरनिश, आ जाइए। वो धीरे से अंदर दाखिल हुआ था। वो घूंघट गिराकर बेड के दरमियान बैठी थी। कमरा इस वक्त फूलों से सजा हुआ था। वो चलता हुआ उसके करीब आया, बेड पर बैठा और बड़े प्यार से घूंघट उठाया। फिर उसके माथे पर अपने लब रख दिए थे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। जर्निश उस वक्त खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़कियों में से एक समझ रही थी, जिनको मोहब्बत मिल जाती है। शायद ही जर्निश से ज्यादा इस दुनिया में कोई खुश नसीब हो। जर्निश खुद को उस वक्त यही समझ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो दुनिया फतह कर चुकी है। हर एक चीज उसके कदमों में आ चुकी है, क्योंकि उसे अरमान जैसा इतना खूबसूरत, ख्याल रखने वाला और मोहब्बत करने वाला हमसफर मिल गया। वो बड़े प्यार से उसे मोहब्बत का इजहार करता रहा, कभी उसके लबों को छूता, कभी गालों को और कभी गर्दन पर उसका हाथ घूम रहा था। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा कि चलो मैं खुद तुम्हारी ज्वेलरी को उतारता हूँ। वो उसे हाथ पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। जैसे जैसे वो उसकी ज्वेलरी उतार रहा था, वहां वहां पर अपने लब रखता जा रहा था। दुपट्टे को उतारकर एक तरफ रखते ही वो उसके लंबे घने बालों को भी खोल चुका था। जर्निश शर्माए जा रही थी जब वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि चलो जाओ, अब वो नाइटी पहन कर आओ, या फिर वो भी मैं खुद पहनाऊं। जर्निश शर्मा चुकी थी, इनकार करने लगी, कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं। फिर ये सरप्राइज कैसा हुआ जब आप खुद ही सब कुछ करेंगे। वो अरमान को धक्का देती पीछे हटा चुकी थी और फिर खुद वो नाइटी लेकर वॉशरूम में भाग गई। उस वक्त अरमान के जज्बात जैसे उबाल मार रहे थे। बार बार कह रहा था कि जल्दी आओ ना, मजीद कितना इंतजार कराओगी। अब मुझसे मजीद सब्र नहीं हो रहा, प्लीज मेरी जान जल्दी करो। वो एक गहरी सांस खारिज करके कह रहा था। बेड पर नीम दराज बैठे बैठे उसने आंखें मूंद ली थी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला था। सुर्ख जालीदार नाइटी में जर्निश को देखकर अरमान की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो उसे अपनी गोद में थामकर बिस्तर पर ले आया था। जर्निश का दिल घबरा रहा था, कुछ कहना चाह रही थी, मगर इसके पहले ही अरमान उस पर झुकता चला गया। और फिर ये रात वो एक दूसरे के नाम कर चुके थे। पूरी रात एक पल को भी उसे चैन से सोने नहीं दिया था। अगली सुबह जब जर्निश की आंख खुली तो वो एक अंगड़ाई लेकर उठकर बैठी थी। बेड पर अरमान मौजूद नहीं था, वॉशरूम भी खाली था। एक नजर उसने आसपास देखा, हो सकता था कि वो बाहर हो। ये सोचकर जर्निश जल्दी से कपड़े निकालकर वॉशरूम जाने लगी कि तभी आईने के सामने से गुजरते हुए उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। गुज़िश्ता रात मोहब्बत के गुजरे लम्हात का लम्स और निशान उसकी गर्दन पर मौजूद थे। वो शर्माते हुए वॉशरूम में चली गई। बाहर आई तो फार्म हाउस में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। किचन में गई तो सारा जरूरत का सामान पड़ा था, मगर अरमान नहीं था। अब तो उसे फिक्र सताने लगी। उसने अपना मोबाइल निकाला, अरमान के नंबर पर कॉल करने लगी, मगर नंबर वो मुसलसल बिजी कर रहा था।
तकरीबन आधे घंटे बाद अरमान ने उसे दोबारा कॉल की। वो फौरन से कॉल उठाकर रूहानसी होकर कहने लगी कि अरमान, कहाँ चले गए हैं आप? जानते हैं मैं कितनी परेशान हो गई थी। आपको तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कहाँ चले गए हैं आप? वो भी मुझे बगैर बताए। वो झिड़कते हुए बोली तो अरमान काफी मसरूफ अंदाज में कहने लगा कि अरे यार, तुम्हें क्या बताता मैं। तुम पहले ही पेन किलर लेकर सो रही थी। एक्चुअली जहां पर एक छोटा सा मसला हो गया था। बाबा ने मुझे फौरन बुलाया था, अगर मैं ना आता तो वो गुस्सा करते। कंपनी में एक छोटा सा लॉस हो गया, बस उसी की परेशानी चल रही है। अरमान काफी अफसरदा अंदाज में बोला। ये सुनकर तो जरनिश परेशान हो गई, कहने लगी कि ठीक है, आप मेरी वजह से किस तरह की फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, हो सके तो ये मामला जल्द से जल्द निपटाकर रात को वापस आ जाइएगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। अरमान भी मुस्कुराकर कहने लगा कि हाँ ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना, मैं जरूर आऊंगा। इतनी प्यारी बीवी को भला कौन छोड़ सकता है। सारा दिन यूं ही गुजर चुका था। वो फार्म हाउस में घूमती रही। घर में इंतहाई खूबसूरत सा गार्डन था। वो वहां पर चलती फिरती रही। उसे तो लग रहा था जैसे वो यहीं की मकीन है, यही उसकी जिंदगी, और बस हमेशा यूं ही ऐश करती रहेगी। मगर उसे कहाँ खबर थी कि ये 4 दिन की चांदनी और उसके बाद ऐसी अंधेरी उसकी जिंदगी में आएगी कि वो चाहकर भी कभी उसे झुठला नहीं पाएगी। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। रात का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। वो तो अजल से अंधेरों में डरती थी। झट से अपने कमरे में आ गई और कमरा बंद करके बैठ गई। और उसने सीधा अरमान को ही कॉल की थी कि आप कब आएंगे? जानते तो हैं मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। अब तो रात होने जा रही है। आस पास दूर दूर तक ना बंदा है ना बंदे की जात। खुदा ना खास्ता अगर कोई चोर उचक्का आ गया तो क्या होगा? अरमान कहने लगा कि अरे यार, बस अभी भी बाबा के साथ हमारे बिजनेस पार्टनर से कुछ मामला डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ही फ्री होता हूँ तो आ जाता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसने अपने हाथ से बिरयानी और कबाब बनाए थे। खीर भी बनाकर रखी थी। जानती थी कि खीर अरमान को कितनी पसंद है। इंतजार करते करते रात के 12 बज चुके थे, मगर अरमान नहीं आया। वो यूं ही तैयार खाना बनाए सोफे पर बैठी बैठे सो गई। मगर अरमान का नामो निशान नहीं था। ये बात जर्निश को अंदर तक घबराने पर मजबूर कर चुकी थी। जहन में तरह तरह के वसवसे आने लगे थे। बार बार दिमाग में जो वसवसा आने लगे कि कहीं अरमान मुझे धोखा तो नहीं दे गया। ऐसा तो नहीं था कि वो बस मेरे साथ एक रात गुजारना चाहता था और बस उसके बाद मेरी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन अगले ही पल वो फौरन अपने ख्याल को नफी करने लगी। ये कहती कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मुझसे मोहब्बत करता है। अरमान ऐसे लड़कों में से बिल्कुल नहीं है। वो तो बस थोड़ी परेशानियों में मुब्तला है। इस तरह की बातें सोचकर वो खुद को खुद ही मुतमईन कर रही थी। मगर बेसाख्ता उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि वो गुज़िश्ता रात तन तन्हा इतने बड़े घर में गुजार चुकी थी। तरह तरह के अजीब ख्यालात उसके जहन में आने लगे और वो बैठकर घुटनों पर सर रखे रोए जा रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई, सहम कर उसने दरवाजे की तरफ देखा था, मगर सामने हाथों में फूलों के बुके लिए मलबूस अरमान अंदर आया था। एक हाथ में खूबसूरत सा सुर्ख और सफेद फूलों का बुके था। दूसरे हाथ में ढेर सारी चॉकलेट चिप्स कैंडीज थी। वो फौरन बाजू फैलाकर कहने लगा कि अरे मेरी जान, में आ गया। मगर जरनिश के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगी और जाकर उसके सीने से लगी। कहने लगी कि कहाँ चले गए थे आप? जानते हैं मैं कितना डर गई थी। मेरी जान लबों पर आई हुई थी। मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो जाएगा और आप। वो सिर्फ अपने सीने से लगाकर माथा चूमने लगा। कहने लगा कि अरे मेरी प्रिंसेस, रो क्यों रही हो? पागल हो क्या? रोना बंद करो। शाबाश, तुम में तो मेरी जान बसती है। भला तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। बस काम में इस कदर मसरूफ था, सारी रात मेरी जागते हुए गुजर गई और फिर मैं झट से ड्राइव करता तुम्हारे पास आ चुका हूँ। उसने कुछ इस अंदाज में कहा था कि जर्निश को भी मानना ही पड़ा। पहले तो प्यार से उसे बहलाता रहा, फूलों का गुलदस्ता उसे दिया, फिर चॉकलेट उसे दी। वो बच्चों की तरह उसके हाथ से चॉकलेट छीन कर खा रही थी।
जो खाना उसने बनाया था चिढ़कर कहने लगी कि आपके लिए तो कोई ताज़ा खाना नहीं बनेगा। रात मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए बिरयानी और कबाब और खीर बनाई थी, अब आप भी वही खाओगे। वो कहने लगा कि अरे मोहतरमा का हुक्म सर आंखों पर, मुझे वो बासी खाना भी मंजूर है। उसने वही खाना गरम किया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। फार्म हाउस के पिछली जानिब एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी मौजूद था। वो उसे शाम को फार्म हाउस की पिछली जानिब ले गया और फिर वहां पर गैलरी में मौजूद एक बटन को इसने दबा दिया। फार्म हाउस के पीछे मौजूद खाली स्विमिंग पूल एकदम से नीले पानी से भरने लगा था। ये देखकर तो जर्निश के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। पानी इतना गहरा नहीं था कि वो उसमें डूब जाते। वो दोनों कुछ देर वहां पर पानी में बैठे रहे। अरमान पानी में नहाने के लिए गया तो वो जर्निश को भी पानी में लेकर जा चुका था। अंधेरा फैलता जा रहा था जब अरमान एक बार फिर बेकाबू होने लगा और इसी हालत में जर्निश को पूल से निकालकर वो कमरे में ले गया। आज जर्निश का करीब जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अरमान की मर्जी के आगे वो हार मान चुकी थी। उसके बाद तो जैसे ये मामूल ही बन चुका था। अगले एक माह तक अरमान जब भी आता सिर्फ रात वो जर्निश के साथ गुजारा करता था और फिर सुबह बामुश्किल ही उसके उठने तक वहां रहता, नाश्ता करता और फिर ऑफिस का कहकर वहां से चला जाता। जर्निश काफी खुश थी, मगर एक रोज जब अरमान आया तो कहने लगी कि अरमान, मैं आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ। रात को आप आते हैं और आते ही बस रोमांस शुरू हो जाता है और फिर मैं ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। मैं पूरा दिन यहाँ पर अकेली रहती हूँ। शादी को एक महीना हो गया है, आप मुझे अपने घर वालों के पास कब लेकर जाएंगे? अरमान आज काफी गुस्से में लग रहा था। कहने लगा कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें किस चीज की कमी है यहाँ पे? इतने बड़े घर में रखा है, इतना बड़ा घर तुमने आज तक देखा है? जितना तुम्हारा पूरा घर है उससे बड़ा ये बेडरूम है जहां पर मैं तुम्हें रख रहा हूँ। जरूरत की हर चीज मौजूद है। अच्छा पहनती ओढ़ती हो, फिर बार बार ये सवाल क्यों? अरमान जिस लहजे में बोला था, जर्निश को लगा जैसे वो उसे जमीन पर पटक चुका है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगी कि ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं मुझसे? आप अपनी दौलत का रोब मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? वो सर पकड़ कर बैठ गया कि शौहर बीवी से सुकून ही हासिल करता है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सुकून हासिल करने के लिए आता हूँ, डिप्रेशन कम करने के लिए आता हूँ। अगर तुम भी मुझे सुनाओगी बातें तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगा। वो घबराकर फौरन कहने लगी कि ठीक है, मैं आइंदा आपको बातें नहीं सुनाऊंगी। मैं आइंदा आपसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगी। आप जब चाहें आए, लेकिन प्लीज आना बंद मत कीजिएगा। जब आपको बेहतर लगे आप तब अपने घर वालों से मेरा तारुफ करवा देना। वो सहम चुकी थी। तभी उसने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया था। इससे पहले वो लैंडलाइन नंबर से उसे कॉल कर रही थी। अपना नंबर उसने बंद कर दिया था। न्यू मोबाइल देखकर वो खुश हो चुकी थी। उसमें सिम भी थी जो उसने पहले ही उसे दी थी। कहने लगी कि हाँ, अब रखो इस मोबाइल को अपने पास। अब मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। वो रात एक बार फिर वो उसके साथ गुजारकर वापस जा चुका था। लेकिन अगले एक हफ्ते तक ना अरमान आया था और ना ही अरमान ने ठीक से उससे बात की थी। जब भी वो कॉल करती तो उसकी कॉल कट कर देता कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। वो कुछ देर सोने के लिए लेटी थी। आज सातवां दिन था। अरमान नहीं आया था। लेकिन अचानक ना जाने क्या हुआ कि सोए सोए उसे घबराहट महसूस होने लगी। वो उठकर बैठ गई और बाहर गार्डन में चली गई। मोबाइल उसके हाथ में था। जब उसने मोबाइल में व्हाट्सएप खोला तो ये देखकर उसकी जान ही लबों पर आई थी कि सामने यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मंगनी की तस्वीरें गर्दिश कर रही थी। ये तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि अरमान की थी। हर कोई कह रहा था कि अरमान ने मंगनी कर ली। ये देखकर मोबाइल उसके हाथ से छूट कर गिर गया। वो खुद पर काबू पाने लगी। बार बार तस्वीरों को देखा। ये अरमान ही था। मुस्कुरा रहा था, अंगूठी पहना रहा था और बाहों में बाहें डाले खड़ा था। वो सच में कुछ पल तो सोच ही ना सकी कि क्या करे और क्या ना करे। जब उसके हवास बेहाल हुए तो उसने सबसे पहली कॉल अरमान को ही की थी। एक बार फिर वो कॉल काट चुका था कि मैं बिजी हूँ। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं आपकी मंगनी की तस्वीर देख चुकी हूँ। आपने मंगनी कर ली? आपने मुझे धोखा दिया। आप किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हैं? अरमान उसके मैसेजेस तो पढ़ चुका था मगर जवाब ना दिया।
ठीक 2 घंटे बाद वो फार्म हाउस पर मौजूद था। उजड़ी हालत में बैठी हुई जर्निश ने जब उसे देखा तो उठकर उसके पास चली गई और कॉलर से पकड़कर कहने लगी, "ये सब कुछ क्या है? आपने मुझसे शादी की थी, आपने कहा था, आप अपने घरवालों के सामने मुझे लेकर जाएँगे। मैं आपके साथ सबके साथ रहूँगी। और ये आपने क्या किया? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आई थी।" अरमान उसके सामने अपने चेहरे पर मस्तूई उदासी सजाकर कहने लगा कि मैं जानता था तुम्हें पता चला तो तुम यूं ही रोगी, मगर प्रिंसेस मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है और मेरे डैड ने मुझे फोर्स किया कि मैं इस लड़की से शादी करूं। उन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और जबरदस्ती मेरी एंगेजमेंट रख दी। मैं तो तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। वो उसे अपने सीने से लगा चुका था, मगर वो फौरन खुद को अरमान से छुड़वाकर कहने लगी कि नहीं अरमान, आप मुझे अभी के अभी अपने घरवालों के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि मैं आपकी बीवी हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। वो चिल्लाकर बोली थी। अरमान उसे किसी तरह बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो चिल्लाए जा रही थी। गुस्से से अरमान चीख पड़ा और एक थप्पड़ उसके मुंह पर मारकर कहने लगा कि बदजात औरत, तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपने घर वालों से मिलवाऊंगा? तेरी औकात ही क्या है? तू सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि तुझ जैसी लड़की को मैं इस्तेमाल कर सकूं टिश्यू पेपर की तरह, और तेरे भाई को सबक सिखा सकूं जिसने मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश की थी। जर्निश तो यूं थी जैसे काटो तो लहू ना निकले। कहने लगी कि क्या कह रहे हो, होश में तो हो? जर्निश के तो होश ही उड़कर रह गए थे। कहने लगा कि तुम्हें क्या तुम्हारे भाई ने बताया नहीं कि किसी जमाने में वो मेरा दोस्त हुआ करता था और मेरे साथ मुकाबला करने पर तुल आया था। उसने मुझे बिजनेस में करोड़ों का नुकसान किया और सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं सोच चुका था कि जैसे मीडिया के सामने तुम्हारे भाई ने मुझे जलील किया, मैं भी उसे उसी तरह जलील करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। जैसे जैसे अरमान हकीकत बता रहा था, जर्निश को लगा जैसे वो अब तक सिर्फ एक फरेब में ही जीती रही। वो उसे धक्के मारकर फार्म हाउस से बाहर निकाल चुका था। कहने लगा कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं मेरी लाइफ में। मैंने इस लड़की से मंगनी की है, इससे शादी करूंगा। हाँ, गरीबों को भी खाना खिलाने के लिए बुलवाया है। तुम अपने भाई समेत खाने के लिए आ जाना। वो उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल चुका था। जब ही जर्निश बेहोश होकर गिर पड़ी। वो उसके पाँव में बेहोश हो चुकी थी। पहले तो इसका जी चाहा कि बाहर फेंक दे, लेकिन शायद उसके ज़मीर को ये बात गवारा नहीं थी, और दुश्मनी में वो किस हद तक जा चुका था उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसने उठाकर उसे अपनी गाड़ी में लेटाया और गाड़ी सीधा उस तरफ मोड़ दी जहां पर उसका घर था। पिछले 1 माह से वो गायब थी। उसके भाई ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, मगर खैर, भाभी ने तो कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो 1 महीने में ही बूढ़े हो चुके थे। जब घर के बाहर वो उसे फेंक कर चला गया। घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनकर उसका भाई बाहर निकला था। जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो धाड़े मार मार कर रोने लगा। तभी जर्निश की भाभी भी आ चुकी थी। दोनों उसे घर में लेकर आए थे। जर्निश को होश आया तो सामने भाई भाभी को देखकर उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है। वो चीख चीख कर रोने लगी। भाई के कदमों में गिरकर कहने लगी कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होगा। वो तो समझ रहे थे कि शायद किसी ने अगवा किया था, मगर वो रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बता रही थी। जर्निश के भाई का तो जी चाहा कि वो उसका गला ही दबा दे। अभी भी वो रोए ही जा रही थी, मगर एक बार फिर जब वो गश खाकर बेहोश हो गई तो भाभी कहने लगी कि फेंक दो इस कचरे को, हम इसे घर में नहीं रखेंगे। मगर इसका भाई उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, जहां पर डॉक्टर कहने लगी कि मुबारक हो, ये तो माँ बनने वाली है, लेकिन काफी कमजोर दिख रही हैं। इनके शौहर कहाँ है? हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। मगर ये सुनकर तो वो दोनों ही सर पकड़कर बैठ चुके थे। जब जर्निश को होश आया तो उसे लगा जैसे एक और मुसीबत उसके सर आ चुकी है। उसका भाई उसे घर तो ले आया था, उसे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे क्या ना करे। भाभी उसे ताने पे ताने दिए जा रही थी और वो अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। अगले पूरे दिन में एक बार उसके भाई के आने पर भाभी उसे खाना दे देती तो दे देती, वरना सारा दिन वो भूखी पड़ी रहती।
चंद हफ्तों तक वो उसी हालत में रही। जब उसे दोबारा ये खबर मिली थी कि कल अरमान की बारात है, वो जानमाज पर बैठकर कितनी ही देर रोती रही। फिर कहने लगी कि नहीं अरमान, तुम इतनी ही आसानी से मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद चैन से नहीं रह सकते। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और मैं पूरे सबूत के साथ आऊंगी, और तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। तुमने मेरे भाई की सजा मुझे देना चाहिए, जबकि मैं बेकसूर थी। अब मैं अपने और अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। अगली सुबह उसने अपने भाई को वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि मैं जा रही हूँ। वो कहने लगे कि अब कहाँ हमारा मुंह काला करने जा रही हो। अपनी भाभी की बात पर वो कहने लगी कि फिक्र मत करें, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अरमान के घर। उसका भाई उसे रोकने लगा कि वो खतरनाक लोग हैं, मगर वो कहने लगी कि नहीं भाई, अब या तो खुद को खत्म करूंगी या फिर अरमान के साथ जिंदगी गुजारूंगी। वो वहां से निकल आई थी। जब अरमान के घर पहुंची तो घर के वसी सहन में ही निकाह का एहतमाम किया गया था। वो सामने मुस्कुराता हुआ बैठा था जब उसकी नजर जरनिश पर पड़ी। फौरन गार्ड्स को इशारा किया कि इस लड़की को बाहर निकालो, मगर वो इन सब को पीछे करती चिल्लाकर सबका ध्यान अपनी जानिब कर चुकी थी। कहने लगी कि क्यों अरमान साहब, अपनी दूसरी बीवी पर मुझसे मुबारकबाद वसूल नहीं करेंगे? मैं आपके लिए ऐसा तोहफा लाई हूँ जो आज तक शायद ही किसी सौतन ने अपनी सौतन की शादी पर अपने शौहर को दिया हो। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था कि अरमान की क्या ये दूसरी शादी है? दुल्हन बनी बैठी लड़की भी खड़ी हो चुकी थी। जब वो अरमान के पास जाकर अपनी रिपोर्ट दिखाने लगी, अरमान मुझसे शादी कर चुका है, पूरे 1.5 माह तक मेरे साथ रहा, और फिर इस डर से मुझे छोड़ दिया कि मैं मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ, मगर अब तो मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। अरमान के वालिद इंतहाई कानून के सख्त इंसान थे। जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी वो काफी मुश्ताइल हो गई। निकाहनामा भी मौजूद था और प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी। न सिर्फ लड़की वालों ने पार्टनरशिप खत्म की थी, बल्कि वो अपनी बच्ची को भी लेकर जा चुके थे। हर कोई तरह तरह की बातें कर रहा था। एक शख्स कहने लगा कि अफंदी साहब, आप तो लोगों के मसाइल सुलझाते हैं, मगर अब आपके बेटे ने उस लड़की के साथ ज्यादती की। क्या आप उसे अपनी बहू बनाएंगे? अरमान के वालिद कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, ये लड़की अब जैसी भी है हमारी बहू है, और हमारे वारिस को जन्म देने वाली है। अगर अरमान ने उसके साथ ज्यादती की है तो हम अब भी उसे अपने घर में रखेंगे और उसे उसका हक देंगे। ये वही जानते थे कि कितने ज़ब्त से वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे। वो सबके सामने उस लड़की को अपनी बहू तस्लीम कर रहे थे, और अरमान तो यूं था जैसे उसका बस ना चले वो जरनिश की गर्दन ही उड़ा दे। धीरे धीरे सभी मेहमान जा चुके थे। सबके जाने के बाद आफंदी साहब कहने लगे कि जो होना था हो चुका है। अरमान, तुमने जितनी हमारी जलालत करवानी थी करवा दी, मगर अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम इसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारोगे। अरमान की माँ जरमीना बेगम तो गुस्से से भभरी बैठी थी कि मैं अपने सोशल सर्कल में सबको क्या बताऊंगी कि मैं इस लड़की को बहू बनाकर लाई हूँ, जिसके पेट में पता नहीं किसका बच्चा है। मगर वो बड़ी हिम्मत जमा करके ये कहने लगी कि आंटी, किसी का बच्चा नहीं है, आपके अपने बेटे का है। अगर आपको शक व शुबात हैं तो बिलाशुबा आप अपने किसी भी हाई क्लास हॉस्पिटल में ले जाएं मुझे, और मेरे बच्चे का डीएनए करवा लें। तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे पेट में पलता बच्चा किसका है। अरमान गुस्से से सुर्ख लाल हो चुका था। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़की इतनी शातिर भी हो सकती है। अब वो उसके कमरे में मौजूद थी। जब वो कमरे में आया तो जरनिश से कहने लगा कि ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? मैं नहीं मानता कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं मान ही नहीं सकता। वो तल्ख अल्फाज में उसे देखकर कहने लगी कि क्यों अरमान साहब, क्या भूल गए हैं पिछले 1 महीने से हर रात आपने मेरे साथ क्या कुछ किया? कितनी अजियतें तकलीफें दी थी मुझे, और मैं मोहब्बत समझकर आपके सामने बिस्तर पर लेटती रही। यह आपकी औलाद है। अरमान कहने लगा कि मैं अभी इस फसाद की जड़ को खत्म कर देता हूँ जिसके बलबूते पर तुम यहाँ आई हो। इससे पहले कि वो मुक्का उसके पेट पर पड़ता, वो अरमान का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे चुकी थी। साइड टेबल पर पड़े गुलदान को उठाकर अरमान के सर में दे मारा। वो कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो करना था तुम कर चुके, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चे को मारना चाहा ना, तो मैं तुम्हें वहां वहां घसीटूंगी जहां तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। उसकी धमकी सुनकर अरमान एक पल को चुप हो चुका था।
उसके बाद वो तो जैसे इस कमरे में जर्निश की हुक्मरानी हो चुकी थी। वो बेड पर सोती थी और अरमान सोफे पर, तो कभी गेस्ट रूम में जाकर सो जाया करता। अगर वो कमरे से बाहर निकलकर किचन के काम में हाथ बटाना चाहती तो फौरन जरमीना बेगम उसे दूर हटा देती और तरह तरह के ताने देती। तन्हाई में वो बैठकर रोती रहती थी, मगर सबके सामने मजबूत पत्थर बनी हुई थी। अगर वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाने के लिए बैठती तो जरमीना बेगम उसे वहां से हटा दिया करती। अरमान भी कुछ ना बोलता, लेकिन आफंदी साहब शायद उसे बहू तस्लीम कर चुके थे। उनके होते हुए कोई भी जर्निश को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। जैसे जैसे जर्निश को 7वां माह शुरू हुआ, उसकी तकलीफ भी बढ़ने लगी थी। अक्सर उसे बुखार रहने लगा, तो कभी ब्लड प्रेशर हाई रहता था। आधी रात को वो उठकर बैठ जाती, कभी दर्द से तो कभी घबराहट से कमरे में चलने लगती। शुरू शुरू में तो अरमान अपने दिल में उसके लिए अजीब सा चिड़चिड़ापन रख रहा था, मगर धीरे धीरे उसे खुद ही शर्मिंदगी होने लगी। उसे वो मोहब्बत के लम्हात याद आने लगे थे, जब ये लड़की उस पर मोहब्बत निछावर करती थी। अपने दोस्तों के साथ उसने क्लब भी जाना चाहा और गर्लफ्रेंड्स भी बनाना चाही, मगर वो कर ही नहीं पाता था। उसे बार बार जर्निश याद आती थी। अभी भी आधी रात गुजरने वाली थी जब जर्निश को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी, मगर जग खाली था। वो खुद पानी का ग्लास लेकर जाने लगी, तो वो उठकर बैठ गया। कहने लगा कि लाओ मुझे दो, मैं लाता हूँ। जर्निश की हालत देखकर उसे खुद ही शर्मिंदगी होने लगी थी। जर्निश कहने लगी कि नहीं, मैं ले आती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ले आती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर वो रोब जमा कर कहने लगा, जरूरी है कि तुम मेरी हर बात को नफी करो? इतना मटके जैसा पेट निकाल रखा है तुमने, बैठ जाओ चुपचाप। वो खुद जाकर उसके लिए पानी लेकर आया था। अब तक डॉक्टर के पास जितनी भी अपॉइंटमेंट्स थी वो अकेली जा रही थी, मगर इस बार वो उसे खुद डॉक्टर के पास लेकर गया। जब डॉक्टर ने बताया कि वो एक बेटी को जन्म देने वाली है, तो अफंदी साहब की भी खुशी की इंतहा न रही। अब जर्निश के साथ रवैया सबका ठीक होने लगा था। अरमान भी उसका ख्याल रखने लगा था, मगर एक रंजिश थी जो दिल ही दिल में मौजूद थी, और जर्निश उसे संजीदगी से ही जवाब देती थी। एक रात जर्निश की तबीयत खराब हुई तो जरमीना बेगम और अरमान उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां पर उसने बेटी को जन्म दिया। ना जाने ऐसा क्या था कि जब डॉक्टर ने बाहर बच्चा लाकर दिया, तो उसने बच्चे को देखने से पहले जर्निश का पूछा था। उसकी आंखों में आंसू थे। पहले वो जर्निश से मिला, उसका हाथ थामकर उसके माथे पर अपने लब रखे थे, और फिर माफी भी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो, अना की जंग में मैं बहुत आगे निकल गया था। दोनों जब घर आए तो आफंदी साहब ने सदके के 10 बकरे किए थे और धूमधाम से अपनी पोती का अकीका भी किया। इस खुशी के मौके पर जर्निश के भाई और भाभी को भी बुलवाया गया था। इफ्तिखार और अरमान के बीच जो भी तलखियां थी, वो जर्निश ने ही खत्म करवाई थी। दोनों ही सबके सामने एक दूसरे से बगलगीर हो चुके थे, और ये मंजर देखकर जर्निश गहरी सांस खारिज करके रह गई थी। बाज दफा जिंदगी में बहुत बुरा होने से बचने के लिए थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, हालात के आगे डट जाना पड़ता है, और धीरे धीरे सब्र का फल मिलना तो तय ही है।